हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा से संबंधित चयनित विषय आधारित प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे जून 2009 से जुलाई 2018 तक के सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर 2009 का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। यहाँ मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रश्न पत्र होंगे नेट जेआरएफ से संबंधित, इन्हें मैं नेट जेआरएफ वाली प्लेलिस्ट में ऐड करूं या फिर घटना चक्र की प्लेलिस्ट में ही ऐड करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। ठीक है, जैसा भी आपकी इच्छा होगी वैसे ही हम प्लेलिस्ट के अनुसार उसमें प्रश्न पत्रों को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गौर करेंगे। आकार आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में साहित्य इतिहास लेखन की विधि इनमें से नहीं है। कौन सी? तो आकार आदि क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्रम दिए गए हैं, तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुनेंगे। आकार आदि क्रम, लेखकों का क्रम, रचनाओं का क्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं है? तो ध्यान रहे, आकार आदि क्रम। ठीक है, यह विधि साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। बाकी लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, ये सभी क्या है? साहित्य इतिहास लेखन की विधि है। ठीक, अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ध्यान रहे, हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है, खाली कबारी किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, अमीर खुसरो की रचना है खाली कबारी। याद रखेंगे, खाली कबारी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रहे, प्रेम निरूपण। प्रेम निरूपण सूफी काव्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह तथा ठाकुर, इनमें से रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? तो ध्यान रहे, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है। इनके अलावा घनानंद, बोधा तथा ठाकुर, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, जूही की कली। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो ध्यान रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली कविता के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पंक्ति है, ध्यान दें, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर, मेरे नैनों पर पग धर धर। यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक, अगला प्रश्न है, संचार माध्यमों में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, संचार माध्यमों में हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं संचार माध्यमों में हिंदी का कैसा रूप प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे हिंदी का व्यवहारिक रूप। ठीक, अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या है 33।
कितनी? 33 है संचारी भावों की संख्या। अगला प्रश्न है विखंडनवाद। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रहे जैक देरिडा। जैक देरिडा, ठीक है, याद रखेंगे, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका है जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वर्ष क्या है? तो नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी, याद रखें 1893 ईस्वी, नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रहे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, और एक और निबंध है इनका चिट्ठे और खत, याद रखें। अगला प्रश्न है कवियों की उर्मिला। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखा है किस नाम से? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अधिकार सुख। पंक्ति है, ध्यान दें, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। यह पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से, यानी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो ऑप्शन इसमें नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसका उत्तर है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इससे ली गई पंक्तियां हैं अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है य प कश तथा ज्ञा से ज्ञानी, इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर यानी आधा स्वर। ठीक, तो या प कुश तथा ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी में से या क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है, व्याकरण का प्रश्न है अर्ध स्वर, क्योंकि या को हम आधा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वा को भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखें, ला को भी कर सकते हैं, या रा वा ला। ठीक है, या वा ला, ये तीनों तो हैं ही हैं, या वा और ला कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी बोली नहीं है? तो ध्यान रखें बिहारी। ठीक है, बिहारी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी क्या हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। पूर्वी हिंदी को हम अर्धमागधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश। अगर बोलियों से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो दोस्तों घटना चक्र की मेरी प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, आपको उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा। ठीक, उन प्लेलिस्ट को एक बार देख लें, आपके दिमाग में प्रश्न सेट हो जाएंगे अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, और अगर अभी एग्जाम है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एग्जाम के बाद आप उसे पढ़ें। मेरी सलाह से कम घटना चक्र के वीडियोज आप सभी वीडियो 2 से 3 बार देख लें, आपको हिंदी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो, और स्पीड बढ़ा करके वीडियो देख लें। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी क्या हैं? बोलियां हैं। और पूछा गया है कि इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो बिहारी। ठीक है, बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? तो बोली का लघुत्तम रूप यानी सबसे छोटा जो रूप होता है वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है बोली का लघुत्तम रूप। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है, ध्यान दें। स्थापना है नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए
आवश्यक है। नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तर्क है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर, दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। देखो, इस तरह के जब प्रश्न आएंगे आपके प्रश्न पत्र में तो इन्हें सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये समझाती हूँ, ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं, समझ नहीं आते इसलिए हम छोड़ आते हैं। सबसे पहली चीज देखेंगे कि दोनों सेंटेंसेस यानी स्थापना और तर्क दोनों पॉजिटिव हैं या नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव हैं या नहीं है। अगर पॉजिटिव हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जैसे नाद शब्द इसमें आया है, अगली पंक्ति में भी नाद शब्द आया है, तो संभावना अधिक हो जाती है कि ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। ठीक है, तो इस मामले में भी ये सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, सही माने जाएंगे। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, देखना है कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो भी वो सही हो सकता है, नेगेटिव है तो भी सही हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कि ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी जो है यानी कि सॉरी आर जो है, ठीक है, वह ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए, ठीक है, फिर भी आपको समझ ना आए दोस्तों, तो आप क्या करना कि इनके जैसे पहला ये जैसे स्थापना है, स्थापना पढ़ने के बाद जैसे आपने सेंटेंस पढ़ लिया तो सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि, जैसे, इसलिए, इस तरह के कंजक्शंस आप यूज करके देखें। और कंजक्शन यूज करने के बाद दूसरे यानी तर्क को स्थापना के साथ जोड़ के पूरा सेंटेंस बनाएं। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ें। सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप देखें कि सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड में कहीं भी द्वंद्व बनता है, आपको लग रहा है कि ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि पहला सेंटेंस क्योंकि लगाने के बाद दूसरे से मैच हो रहा है, उसका कारण बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको कथन कारण कहा जाता है। यानी कि जो स्थापना है वो कथन है, ठीक है, और उसका कारण हम देखते हैं कि तर्क में है या नहीं है। ठीक है, उसके अनुसार अपने आंसर टिक करके आते हैं। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं इन प्रश्न को सॉल्व करने की। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा साहित्य और ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिकी मेथड होते हैं, तो आप इस बात को समझ लें। ठीक है, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन है ना, वही होते हैं ये। ठीक, तो मुझे लगता है कि अब कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो तरीका मैंने बताया है उसको एक बार फॉलो करके जरूर देखना। ठीक है, और पांचवी बात अगर ध्यान रखें तो देखना कि दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं या नहीं है। ठीक है, नेगेटिव है या नहीं है, उस स्थिति में भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरी और छठी बात ये ध्यान रखें कि जिस तरह से केवल, ही, ठीक है, सिर्फ, इस तरह के वर्ड होते हैं, एकमात्र। ठीक है, अगर किसी वाक्य में यानी कि तर्क में अगर इस तरह का वर्ड आ रहा है तो वह उसकी सही व्याख्या नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सही होने के चांसेस हैं, तर्क सही हो सकता है लेकिन सही व्याख्या नहीं होगी। तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो आपको नजर रखनी है कि वाक्य में कौन सा नेगेटिव वर्ड्स है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको सबसे पहले निकालना है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि इतना समय नहीं होता वहाँ पर एग्जाम में जब आप बैठते हैं। ठीक है, इसी बात की परीक्षा है दोस्तों। आप मेथड क्या अपना रहे हैं, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। ठीक है, ऑप्शंस को हटा दें, तुरंत से हटा दें, जो आपको लगता है कि ये नहीं है तुरंत उस पर क्रॉस लगाएं। ठीक है, और पॉजिटिव, जैसे जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, आप पॉजिटिव सेंटेंस की ओर अपने आप पहुंच जाएंगे और आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई हैं मैंने, ध्यान रखना इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है, नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, इसमें कहीं भी
क्या है, नहीं का शब्द नहीं आ रहा, ना ही बिना शब्द आ रहा है, ना ही ना शब्द आ रहा है, ना ही एक मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, तर्क देखें, तर्क क्या है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं नहीं जैसे शब्द नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो यानी कि चांसेस हैं कि ए भी सही हो सकता है, आर भी सही हो सकता है। ठीक, अब देखो नाद वर्ड इसमें भी आ रहा है, नाद वर्ड इसमें भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। ठीक है, तो दोनों यानी कि अब हम पहुंच गए कि ये जो कथन कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी मिल गई। अब इसमें क्योंकि लगा करके, इसलिए लगा करके ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसे नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है, तो क्योंकि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो देखें कि पूरा सेंटेंस किस में, पॉजिटिव मैनर में आ रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इस दृष्टि से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा ना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आसान होने से पहले हर चीज मुश्किल लगती है। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो आपके फ्री के नंबर है ये वाले तो। ठीक है, तो ध्यान दें, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है, क्या है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। क्या है, एक रूप अहमवाद है। तर्क है, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ठीक है, अब ये तिरस्कार देखो, तिरस्कार क्या है, ये नेगेटिव वर्ड आ गया। ठीक है, स्वीकार होता तो कैसा शब्द था, पॉजिटिव वर्ड होता। ठीक है, तो ये दृष्टि आपको रखनी है। अब ध्यान दें, व्यक्तिवाद का एक रूप क्या है, अहमवाद है, अहम। ठीक है, तर्क है, अहमवादी व्यक्ति जो होता है समाज का तिरस्कार करता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो व्यक्तिवाद विरोधी होता है किसका, समाजवाद का। ठीक है, व्यक्तिवाद व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि समाज में, समाज किससे, समष्टि यानी कि सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर चलता है। ठीक, तो ये एक दूसरे के वैसे ही विरोधी हैं, तो एक ये धारणा भी हो गई। तो यहाँ उत्तर देखें, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों बातें सही हैं। व्यक्तिवाद, ठीक है, जो अहम केंद्रित व्यक्ति होता है वह समाज का तिरस्कार करता है, ये भी सही है। दोनों की दोनों यानी स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। देखो इसको ऐसे जोड़ें, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है क्योंकि अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ठीक है, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है क्योंकि या इसलिए अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो दोस्तों, ठीक है, तो आप इस दृष्टि से पढ़ते जाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जिन भी दोस्तों को यूजीसी नेट पेपर 1 में समस्या होती है, ठीक है, उनका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन पेपर 1 में रह जाते हैं 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से, तो इसके लिए आप एक ऐप है, ठीक है, मेरी ऐप नहीं है, मैंने भी उसी से ही पढ़ा है। ठीक, तो ध्यान दें, यूजीसी नेट पेपर 1 मॉक टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, क्या है ऐप का नाम, यूजीसी नेट पेपर 1 मॉक टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश। ये एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2020 तक के, ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, दोनों भाषा में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लें उनको, और डाउनलोड करने के बाद उन्हें ऑफलाइन मैनर में आप पढ़ाई करें, डेली एक पेपर लगाएं, ठीक है, खुद सॉल्व करें। ठीक है, और नए पेपर एक बार जरूर देख लें, जो ये आपके 2020 वाले हैं, 2018 के बाद वाले जो पेपर हैं उनको जरूर देख लेना, जिससे कि आपको नए पैटर्न से फैमिलियर होने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 की अगर कोई समस्या है तो इसका यही सॉल्यूशन है कि अब समय नहीं है कि आप इधर उधर से पढ़ें। आप क्या करें कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको टाइमर सेट करें अपने फ़ोन में। ठीक है, टाइमर या अलार्म लगा सकते हैं, अलार्म लगाएं, टाइमर के साथ आप डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ठीक है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेपर 1 आपने अच्छे मार्क्स से स्कोर कर लिया तो आप सेकंड पेपर तो इजीली निकाल ले जाएंगे, समझ रहे हो। तो आप
देखना इस ऐप को, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ब्लू कलर का होगा, वाइट एंड ब्लू कलर की उसका जो है थंबनेल जैसा होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थापना क्या है? सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। पॉजिटिव है वर्ड, ठीक है। तर्क है क्योंकि शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। क्योंकि शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थापना है कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है, जिसका तर्क है, ध्यान दें, आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं, ठीक है। कला की सर्जना क्या है? आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव है, पहली बात। और आध्यात्मिक शब्द दोनों में आ रहा है, तो ठीक है। तो इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक। अब देखें, कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है क्योंकि आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कला और ये कीवर्ड्स आपको भी मिल गए। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है, स्थापना क्या है? बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हैं, सौदागर हो गए हैं। जो बड़े बड़े राज्य हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज भी ना समझ आए तो उसको इंग्लिश में करके देख लें, ठीक है, तो जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक। और तर्क है क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहाँ उत्पाद का संबंध किससे है? व्यापार से है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स भी आप, अगर एक जैसे शब्द ना हो तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ध्यान रखें, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तर्क है क्योंकि चित्र काव्य, देखो कीवर्ड्स मिल गया, चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पहला वाक्य देखें, इसमें कहीं भी नहीं जैसा शब्द नहीं है, तो ये वाक्य क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है? नहीं शब्द आने से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या हो गया? तो पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है यानी स्थापना ए सही है और तर्क हमारा गलत है। अब समझ में आया कैसे करेंगे प्रश्न को? तो ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है क्योंकि चित्र काव्य, अब इस चीज को भी ध्यान रखना कि एक जैसे कीवर्ड मिलते ही तुरंत जल्दी से ऑप्शन मत लगाना, पूरा सेंटेंस पढ़ना पहले तसल्ली से, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने के बाद उसमें आपको इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स भी देखने हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड में सेट करें, ठीक है, और अपने उत्तर की तरफ बढ़ें। तो ए सही और आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, स्थापना ए क्या है देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, स्थापना है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। क्या है? कविता ही, यहाँ कविता की बात हो रही है, कविता ही, ठीक है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तर्क है, ध्यान दें, तर्क है क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, यानी कुछ समय के लिए अपना पता नहीं रहता। जो व्यक्ति
कविता करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ए और आर दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक बात और आ गई। पहला वाक्य क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा है, मैंने आपको बताया कि नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अब इस बात को भी ध्यान देते जाएं। ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो गौर करें। क्योंकि इस भावभूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं यानी किसी को नकारा नहीं जा रहा। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं का अर्थ ही दूसरा है, नहीं का अर्थ ही दूसरा है। यहाँ पर नहीं का अर्थ है खो जाना। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों पर भी ध्यान देंगे। नहीं होने से उसको नेगेटिव मत लगाना। ठीक है, वो पॉजिटिव में ही ऐड हो जाएगा। ठीक, अब बोलेंगे पहले तो आपने बोल दिया कि नहीं देख करके आंसर टिक करें, फिर बोल रही हैं कि नहीं देख करके। तो आपको दोस्तों देखना है कि नहीं का इस्तेमाल किस संदर्भ में हुआ है। किसी वाक्य को पूरा की पूरा नकार दिया गया है या फिर के बिना, ठीक है, इस तरह के अर्थ के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, के बिना या ना रह पाना या खो जाना, इस तरह के अर्थ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो आलोचकों का सही अनुक्रम देखते हैं किस दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान दें, इनका समय है 4 अक्टूबर 1884 से लेकर 2 फरवरी 1941 ईस्वी। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी, जिनका समय है 27 अगस्त 1906, 27 अगस्त 1906 से लेकर 21 अगस्त 1967, 21 अगस्त 1967 ईस्वी। यानी जन्म भी अगस्त में हुआ नंद दुलारे वाजपेयी जी का और मृत्यु भी अगस्त में ही हुई। ठीक है, डेट भी लगभग एक ही सीरीज की हैं। 27 अगस्त को जन्म और 21 अगस्त को मृत्यु। ठीक है, ईयर याद रखें, 1906 में जन्म, 1967 ईस्वी में मृत्यु। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका समय है 19 अगस्त 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समय है 1907 है। ठीक, तो 19 अगस्त 1907 से 19 मई 1979 ईस्वी। ठीक है, 1979 ईस्वी, जन्म अगस्त में, मृत्यु मई में। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, फिर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी का जन्म है 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1912 से लेकर और मृत्यु है इनकी 30 मई 2000 ईस्वी, 30 मई 2000 ईस्वी। तो ध्यान दे दोस्तों, कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी, फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर रामविलास शर्मा जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर रामविलास शर्मा जी। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ कुछ पत्रिकाएं हैं, इनका सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका आई, कब आई? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। ठीक है, काशी से निकलती थी, का से कवि वचन सुधा, का से काशी, ऐसे याद रखें। ठीक, फिर है सरस्वती पत्रिका, कब आई? 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। ठीक है, शुरुआती संपादक थे चिंतामणि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में। ठीक, फिर आई इंदु पत्रिका, कब आई? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। फिर है हंस पत्रिका, हंस पत्रिका, ठीक है, 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, हंस पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? सबसे शुरू में तो प्रेमचंद थे, आगे चलकर राजेंद्र यादव जी थे। ठीक है,
और इंदु का एक बार आप देख लें, मैं अभी भूल रही हूं, जहां तक है इंदु प्रेमचंद से संबंधित है। ठीक है, पत्रिका तो याद रखें, कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, फिर इंदु 1909 ईस्वी, फिर हंस पत्रिका 1930 ईस्वी। तो ये पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कहानियों का सही अनुक्रम पूछा है प्रकाशन काल की दृष्टि से। सबसे पहले दुलाई वाली, राजेंद्र वाला घोष की है दुलाई वाली, ठीक है, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। तो दुलाई वाली कब आई? 1907 ईस्वी में। फिर आई आंधी 1931 ईस्वी में, आंधी। फिर पाजेब कब आई? 1942 ईस्वी में, पाजेब 1942 ईस्वी में। फिर यारों के यार कब आई? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। ठीक है, मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लेना, वहां आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हर विषय से संबंधित। ठीक, तो गौर करें, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, यारों के यार 1968 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक नोट है, ध्यान दें, यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में यारों के यार कृष्णा सोबती का उपन्यास है। क्या है? कहानी नहीं है, उपन्यास है, यारों के यार। ठीक है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? कहानियां हैं। तो यह बात भी ध्यान रखें, यारों के यार क्या है? एक उपन्यास है, बाकी सभी कहानियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे कब आया? 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी। फिर है आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें, ये कब आया? 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। फिर है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां कब आया निबंध? 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। फिर है विषाद योग, विषाद योग कब आया? 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो गौर करेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे 1877 ईस्वी, आत्माराम की टेंटें 1903 ईस्वी, फिर है श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, फिर विषाद योग 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो उपन्यासों का सही अनुक्रम है, ध्यान दें, भूतनाथ, भूतनाथ। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ, कब आया? 1907 ईस्वी में। फिर है डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल, ये कब आया? 1954 ईस्वी में, डूबते मस्तूल। ठीक है, फिर है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। ठीक है, रांगे राघव का है जहां तक है, 1957 ईस्वी में। ठीक है, कब तक पुकारूं किसका है? रांगे राघव जी का। ठीक, एक बार देख लेना फिर भी आप, 1957 ईस्वी। फिर है अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। ठीक, तो याद रखें, भूतनाथ 1907 ईस्वी में, डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, फिर है कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, फिर है अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। यहाँ एक नोट है, ध्यान दें, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न ही गलत है, विकल्प ही सही नहीं है। ठीक, तो आप ये क्रम याद रखें, भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य। ठीक है दोस्तों, इनके लेखक या तो आप अपनी किताबों से देख लें, नहीं तो रामबाण संकलन के मेरे वीडियोस हैं, वो अभी टाइम नहीं हो तो बाद में देख लेना। ठीक है, उसमें डिटेल में क्रम से हैं चीजें। ठीक, या फिर गूगल कर लेना। ठीक है, गूगल से आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों 2009 यूजीसी नेट का हमारा पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसी प्रश्न पत्र का अगला पार्ट मैं लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।